दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार समीकरण भी बदलने लगे हैं लोग, क्योंकि जो पहले एक साथ हुआ करते थे वो अब अलग अलग हो चुके हैं और जो अलग हुआ करते थे वो अब एक साथ हो चुके हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का दमखम दिखने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एक तरफ तो कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को लेकर ऐसा प्लान बनाया है जिससे अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और अब यहीं पर आ गया है एक नया टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है, जिसमें पार्टी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। पार्टी नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कई नई चेहरों को यानी कि नए लोगों को मौका दिया है और उन पर दांव लगाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 14 ऐसे उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है जो लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक शीर्ष पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम दौर की बैठकें अभी होनी बाकी हैं। ये बैठकें 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने के बाद होंगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और प्रत्येक सीट से 3 संभावित उम्मीदवारों की सूची पहले ही बना ली गई है। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बार संभावना है कि पार्टी महिलाओं और युवाओं समेत नए चेहरों पर भी दांव लगाएगी, जिनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ है और क्षेत्रों में लोगों के बीच वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि 2 या अधिक बार चुनाव हार चुके वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी इस बार शायद दांव न लगाए और पिछले चुनावों में नजदीकी मुकाबले में हारने वालों की इस बार काफी जांच पड़ताल होने की संभावना भी है। हाल के महीनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुछ नेताओं को टिकट देने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने बताया कि इनमें दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान और आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद भी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक भाजपा ने 70 में से एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि 70 विधानसभा सीटों के लिए 2000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिसे लेकर मंगलवार को भाजपा दिल्ली के प्रत्येक जिले पर प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी कार्य शुरू करने जा रही है। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2000 आवेदन दिल्ली में रहने वाले विभिन्न वर्गों से मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है। इसके अलावा हमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी लगभग 500 आवेदन मिले हैं। 17 दिसंबर को सभी 14 संगठनात्मक जिलों में से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी का कार्य होगा, जिसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पिच में अभी से खाद पानी दिया जाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, पूरा दम लगा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में महिला अदालत के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को न्योता दिया और अखिलेश ने 2 कदम आगे जाकर खुले मंच से चुनाव में केजरीवाल का हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं।
दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड की 12वीं बरसी पर 16 दिसंबर को महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और विशेष अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर लगातार हमलावर होते हुए भी देखा जा रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन नतीजों के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगे। यहां तक कि केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी पहली सूची अपने 21 उम्मीदवारों के नामों के साथ जारी कर दी है। यानी साफ है कि दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है। यहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के साथ साथ यहां पर अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ खड़े होकर यह संकेत अब दे रहे हैं कि कांग्रेस के इतर अन्य क्षेत्रीय दल भी विपक्ष की अहम धुरी बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के बावजूद अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया है कि गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत कम नहीं होगी। सवाल यह है कि महीने भर पहले यूपी उपचुनाव यानी यूपी विधानसभा के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो एक साथ खड़े हैं। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था। अखिलेश यादव का कहना था कि हमने रणनीति के तहत सिर्फ सपा के सिंबल पर ही उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि नतीजे आए तो सपा सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकी थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए और हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया? क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और यूपी में भी इंडी अलायंस का वजूद अब संकट में है? वैसे तो आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडी गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें अलग अलग हैं। यहां विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंद्विता है, जबकि कांग्रेस यूपी में सपा की अलायंस पार्टनर है। यानी कांग्रेस और सपा दोनों ही यूपी में सहयोगी दल हैं। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के बुलावे पर उनके कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें तेज होने लगी हैं। हाल ही में इंडी गठबंधन में लीडरशिप की लड़ाई भी चल रही थी और एक धड़ा कांग्रेस के समर्थन में है, जबकि दूसरा धड़ा चाहता है कि लीडरशिप में बदलाव किया जाए और अब यह कमान कांग्रेस की बजाय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हाथों में सौंप दी जाए। ममता बनर्जी खुद इसके लिए तैयार भी हैं। सपा, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी और आरजेडी जैसे दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान सौंपी जाए। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर रही है और अखिलेश यादव का समर्थन यह भी संदेश देता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को चुनौती देना है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि वे विपक्षी दलों में ऐसे नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। अखिलेश यादव की कांग्रेस से दूरी के भी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि जो सीटिंग अरेंजमेंट हुई उसके बाद अखिलेश के नाराज होने की खबरें भी सामने आई थी। जून 2024 में नतीजे आने के बाद जब मॉनसून सत्र चल रहा था, तब अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव 8वें ब्लॉक में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आसपास बैठते थे। लेकिन अब सपा सांसदों को 6ठे ब्लॉक में जगह दी गई है। अखिलेश को इस बात पर आपत्ति थी कि कांग्रेस ने अवधेश प्रसाद को 8वें ब्लॉक से दूर और 6ठे ब्लॉक में पीछे क्यों बैठने पर सहमति दी। इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? कांग्रेस ने इस बात की जानकारी सपा को क्यों नहीं दी? हालांकि बाद में सपा ने स्पीकर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और 6ठे ब्लॉक में अवधेश को आगे की सीट अलॉट कर दी गई। अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे। शीतकालीन सत्र में इंडी गठबंधन ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि उनके भीतर ही तमाम दरारें अब आ चुकी हैं। जब विपक्ष मुख्य तौर पर कांग्रेस अडानी के मसले पर सरकार को घेर रही थी, तब अखिलेश यादव की पार्टी ने नारेबाजी और प्रदर्शन से पूरी तरीके से
दूरी बना ली थी और राहुल के साथ खड़े तक दिखाई नहीं दिए थे। सपा आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो चाहते हैं कि सदन चले, सदन की कार्यवाही में बाधा ना हो। इस बीच यूपी के संभल मामले पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी प्रियंका वाड्रा खुद वहां जाने पर भी अड़ गए तो सपा ने चुप्पी साध ली। इसके बाद जब राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस दौरे पर पहुंचे और उस दलित लड़की के परिजन से मुलाकात की जिसके साथ 2020 में गैंगरेप हुआ था, पीड़िता ने 2 हफ्ते बाद 28 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जबकि सपा भी संभल और हाथरस मुद्दे को उठाती आ रही है, लेकिन यह संदेश गया कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर एक साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग इस मुद्दे पर मुखर हैं। यूपी में सपा पीडीए कार्ड यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है और कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती देखी जा रही है। फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी बनी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके मतभेद हल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव का यह कदम सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो कांग्रेस पर पूरी तरह से निर्भर न रहते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं और बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है उतना ही हम महसूस करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर यहां काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। अगर इसी तरह से उसे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिल जाती है तो फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। बीजेपी ने महिला अदालत कार्यक्रम में अखिलेश यादव को आमंत्रित किए जाने पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का बचाव किया था और उस दौरान कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। बीजेपी ने कहा महिला अदालत लगाने वाले अरविंद केजरीवाल को विभव कुमार को निष्कासित करके स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना चाहिए। केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लड़कों का बचाव किया था और कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बीजेपी ने पूछा, क्या केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि वो अखिलेश यादव से अपने पिता की टिप्पणी के लिए देश की महिलाओं से माफी मांगने को कहेंगे? यानी कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत इस बार कुछ बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता का क्या मूड रहता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।